नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। सवाल आज यही है कि क्या धर्म युद्ध में बदल रहा है इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि मध्य पूर्व एशिया में जारी इस महायुद्ध में यहूदी मुल्क इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से जब इजराइल ने गाजा पर बमबारी शुरू की, तभी से ईरान ने मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की और फिर इजराइल को धमकाते हुए कहा कि वो एकजुट मुसलमानों का सामना नहीं कर पाएगा। इस बीच इराक ने भी इजराइल के हमलावर रुख को लेकर दुनिया को चेतावनी दी है और कहा है कि इसका असर वैश्विक सुरक्षा पर पड़ेगा। तो जॉर्डन ने भी आरोप लगाया है कि दुनिया ने कभी इजराइल को गुनाहगार नहीं माना, लिहाजा अब इजराइल के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की लामबंदी में पाकिस्तान भी शामिल हो गया है, वो पाकिस्तान जो इजराइल को स्वीकार आज तक नहीं कर पाया है। 4 साल बाद पाकिस्तान लौटे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शक्ति प्रदर्शन के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराया और इजराइल के मुखालफत का खुला ऐलान किया। इस बीच लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली हमलों का सिलसिला तेज हो गया है, जिसमें अब तक इजराइल ने हिजबुल्लाह के 19 आतंकियों को मार गिराया है। इसमें लेबनान सीमा पर युद्ध का एक नया मोर्चा खुलने की आशंका जताई जा रही है। सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट से महायुद्ध की चिंगारी उड़ गई है? क्या इजराइल हमास की जंग का दायरा बाकी मुल्कों को भी अपने आगोश में चपेट लेगा? क्योंकि इस इलाके के कई मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी में लगातार जुटे हुए हैं। सवाल यही है कि इजराइल की निंदा तो हो रही है, लेकिन हमास की मुस्लिम मुल्क निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? मानवता पर सेलेक्टिव अप्रोच आखिर क्यों? क्योंकि तमाम मुद्दों पर चर्चा पर पहले हम आगे बढ़ें, उससे पहले जरा एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं ताकि आप ये पूरा मामला समझ जाएं। उसके बाद एक मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ होगा। שלושה שלבים עקרוניים. ראשית, אנחנו נמוטט את ארגון החמאס, נשמיד את התשתיות. What Hezbollah has been doing over the last days is to escalate the situation. Hezbollah has been attacking Israeli positions. Unfortunately, there have been both civilian and military casualties. כל בניין שנופל בעזה הוא בניין שחמאס מפעיל ממנו יכולות טרור. הוא עושה את זה בכוונה, בכדי שנהרוס בניינים. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית. إننا نحذر من محاولات تهجير شعبنا في غزة إلى خارجها، كما نحذر من أي عمليات طرد للفلسطينيين من بيوتهم أو تهجيرهم من القدس. Dobbiamo fare l'impossibile per evitare un'escalation di questa crisi, per evitare di perdere il controllo di quello che può accadere, perché le इंसाफ से काम लो, इंसाफ से काम लो। तो देखा आपने किस तरीके से इस मामले को कभी मजहब का रंग तो कभी जमीन का विवाद दिखाने की कोशिश चल रही है, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद 70 साल से ज्यादा पुराना है और आज भी यह उलझा हुआ है। कई बार इसकी चिंगारी भड़कती रहती है। लेकिन क्या वाकई में यह एक धर्मयुद्ध की शक्ल लेने जा रहा है या इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय सियासत की एक नई लामबंदी हो रही है, एक नई रस्साकशी हो रही है? इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। एम्बेसडर दीपक वोरा मेरे साथ हैं और साथ ही मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ स्टूडियो में है। साथ ही असगर खान जो वकील हैं, उनकी भी पास भी ले चलेंगे। मोहम्मद अतीक जो नेता हैं IUML के, उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा एम्बेसडर दीपक वोरा आपसे। आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। क्या वाकई में यह मजहब का विवाद है या जमीन का झगड़ा है या इन दोनों के बीच में कहीं है? क्योंकि लगातार अपनी अपनी सुविधा से जो इस लड़ाई के किरदार हैं वो इसे डिफाइन करने की कोशिश करते रहते हैं। आभारी हूँ साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया है आपसे सीखने का, और बाकी जो आपके पैनलिस्ट हैं उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा। और आपका चैनल तो इंसेनली पॉपुलर, जो अंग्रेजी में कहते हैं, दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये दोनों चीज़ें हैं कुछ हद तक। बेसिक झगड़ा तो वही है ज़मीन का,
कि ये मेरी धरती है, यहूदी लोग कहते हैं ये हमारी है, जहाँ से हमको 2000 साल पहले निकाल दिया गया था। ईसा मसीह का जन्म यहूदी परिवार में हुआ था, हमने उनको फांसी दे दी, जो भी हुआ, आई एम नॉट गोइंग इनटू हिस्ट्री। लेकिन उसके बाद हमें बहुत पीटा रोमन्स ने, फिर हम सारी दुनिया में फैल गए, यूरोप में गए, इधर गए उधर गए। धर्म को इसके साथ जोड़ने से, जैसा आपने सही फरमाया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के देश जो हैं वो फिर समर्थन करने लगते हैं। सब लोग गाजा के रहने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं, हमास का नाम कोई नहीं ले रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये नहीं कह रहे कि हमास तो बड़े अच्छे लोग हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे भतीजे हैं, सिर्फ इजराइल को गाली दे रहे हैं क्योंकि आपने अत्याचार किए हैं। सर, एक फाइनल चीज़ जो ये बहुत से लोग कहते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, यही सवाल है सर आज का। एम्बेसडर वोरा, मैं आपसे चाहूंगा आपकी टिप्पणी इस पूरे सवाल के ऊपर कि आखिर हमास की निंदा करने में ऐसी शर्म, ऐसी लाज, ऐसा परहेज क्यों? डर लगता है इन लोगों को सर। आपको याद नहीं है, आपकी उम्र बहुत कम है, मेरी 72 साल की है सर, जब 1970 में ब्लैक सितंबर हुआ था और जो समय जॉर्डन के शहंशाह थे किंग हुसैन, बहुत पीटा था उन्होंने पैलेस्टीनियंस को। उस समय पाकिस्तान के एक ब्रिगेडियर साहब थे ज़िया उल हक, जो बाद में राष्ट्रपति बने, तो उनके नेतृत्व में जॉर्डेनियन आर्मी ने बहुत मारा था पैलेस्टीनियंस को। और उस समय क्या था, पूरे जॉर्डेनियन प्रेस और सुन लीजिए सर, पाकिस्तानी प्रेस, अरे इन आतंकियों को सज़ा सुनाओ, सज़ा मज़ा चिखाओ, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जॉर्डन के। उसमें धर्म कहाँ गया, उस समय मानव अधिकार कहाँ गए? जब आपके लोग इसमें शरीक थे तो कोई गाली देने को तैयार नहीं था जॉर्डन के शहंशाह को, सब गाली दे रहे थे पैलेस्टीनियंस को, और यासिर अराफात उस समय उनके नेता थे। लेकिन अब जब PLO का बाप आया है, जो है हमास, जो टोटली आतंकी संगठन है, उसके जो कुछ उसने किया है उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। और जो इजराइल कर रहा है अपने बचाव के लिए, ये तो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में है, हर देश को अधिकार है सेल्फ डिफेंस का। ये लोग पढ़ते नहीं है ना सर, वो गाली देनी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल एम्बेसडर वोरा, अगर आप कहते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी बारे में चर्चा कर रहा था कि यूएन चार्टर 51 आर्टिकल 51 साफ तौर पर कहता है राइट टू सेल्फ डिफेंस, और वो काफी महत्वपूर्ण होता है मेंबर स्टेट्स के लिए। जनरल सिन्हा, मैं आपका भी रुख करना चाहूंगा इस पूरे मामले में। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही है, इस बात की आशंका बढ़ रही है कि इसका दायरा फैलेगा। जैसे बयान ईरान की तरफ से आए, हिजबुल्लाह जिस तरीके से दबाव बना रहा है लेबनान को इस लड़ाई के अंदर शामिल करने का, हालांकि इस मामले पर अभी कॉन्फ्लिक्ट बरकरार है। ये जंग का दायरा आप कितना बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और अगर ये जंग बढ़ी तो कितनी खतरनाक होगी? क्योंकि पूरी दुनिया इस समय इस आशंका में जी रही है कि कहीं तीसरे महायुद्ध की चिंगारी तो नहीं भड़क गई। प्रणय, जय हिंद। देखिए, जब तक जो बाइडेन साहब आए इजराइल में डायरेक्टली वॉर जोन में, और उनकी जो मीटिंग थी जॉर्डन के अंदर में, और जो भी वहाँ के लोकल प्लेयर हैं, खास करके जिसमें जॉर्डन हैं, जिसके अंदर में मोहम्मद अब्दुल्ला जी हैं वहाँ के, जो जिसको पैलेस्टाइन अथॉरिटी का, दूसरा जहाँ पर आपका इजिप्ट का एक जो मामला है, तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये बढ़े नहीं। जिस तरह से इसको डिफीट किया गया, ये बाय डिज़ाइन है। देखिए, इसके अंदर मेन प्लेयर मैं ही नहीं मानता कि अरब के मुस्लिम देश हैं, उनको भी इसी तरह यूज़ कर रहा है जैसे अमेरिका ने यूज़ किया था किसी ज़माने में अल-कायदा, तालिबान, इसको टू डिफीट USSR, और उसके सेम कॉपी आज जो रशिया और चाइना मिल के करना चाहते हैं, और उन्होंने इसमें काफ़ी हद तक सफलता पाली है। देखिए, आज के दिन में जिस तरह से आप देखिए सीरिया के अंदर में, ये 2015 के बाद हुआ है, जिस तरह से उनकी एयर बेस आई है, और उनका एयर बेस और नेवल बेस आया है सीरिया में, जो कि मेडिटेरियन के अंदर ही है, वो ब्लैक सी से होता हुआ आता है। इसलिए ब्लैक सी में अब आप देखिए उन्होंने अपने पूरे नेवल फ्लीट को बहुत तगड़ा कर दिया। आप यदि रेड सी से जाते हैं, इधर से निकलते हैं, तो इस जगह भी सूडान सबसे पहले आपने डिस्टर्ब देखा। फिर आप देखिए, ये थोड़ा सा मैं डिफरेंट आपको एक एंगल देता हूं, मैं छोड़ देता हूं पहले इस्लामिक वर्ल्ड को, मगर आप देखिए जहां पर कट्टरता आई थी, आप निजर ले ले, ये जो बेल्ट है जिसमें नाइजीरिया है, जिसमें बाको हरम है, जिसके अंदर में लीबिया अब आ रहा है। अब इसमें देखिए उन्होंने क्या किया है, इसमें चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है, रशिया का दिमाग इसमें चल रहा है उसमें, और उन्होंने क्या किया है,
पूरा का पूरा ईरान को एक बनाते हुए सारे, इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि मुस्लिम देश हैं, इसमें यदि हिजबुल्लाह घुम जाता है, हमास घुम आ जाता है, बाको हरम चेचनिया इसमें बोल रहे हैं, उसमें यदि अल कुर्द आ जा रहा है। ये जो आप सारी बातें कर रहे हैं ये सारे तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स वो तमाम मोहरे हैं जिनके पीछे खिलाड़ी कोई और है। लेकिन बड़ा सवाल इस चीज को लेकर है कि क्या जो इस्लामिक वर्ल्ड है, क्या जो अरब देश हैं वो इस चीज को अच्छे से नहीं समझते हैं? अगर वो ये नहीं समझते हैं तो इस मामले के अंदर क्या उन्हें ये पॉलिटिक्स समझ में नहीं आ रही? और इसमें जो ये मजहब का रंग देने की कोशिश की जा रही है, हमास को खोलकर अगर खारिज किया जाए तो इसमें इतनी परेशानी क्या दिक्कत है? देखिए, एक लेके चलिए प्रणय कि हमास का तो खात्मा 100% हो जाएगा, क्योंकि इजराइल क्यों नहीं खड़े होना चाहते हैं आज, उसका एक कारण है। देखिए, उनको भी प्रॉब्लम है। पूरा का मुस्लिम वर्ल्ड आईओसी जब बना था, जब आप देखिए 7-10 जिसको हम कहते हैं 7 अक्टूबर में जब हमास ने किया, उसने क्या कहा? अल अस्का फ्लड का मैं बदला ले लिया। उसने वहीं से मुस्लिम रंग देने की ट्राई की है। और उसके बाद जिस तरह से चीजें, पर इनकी इतनी डिवाइड है, आप सिया सुन्नी डिवाइड छोड़ दीजिए, ईरान आज के दिन में इस तरह से उभरता, आज यदि इस्लामिक वर्ल्ड उनके साथ लग जाए तो, क्योंकि मिलिटरली केवल उसके पास कैपेबिलिटी है आज के दिन में, तो कि वो कुछ कर सके यदि खड़ा होता है, मगर उसके भी पैर कांप रहे हैं। यदि कहीं पर भी अमेरिका, यही तो सबसे बड़ा खतरा है जनरल सिन्हा की जंग अगर फैली तो सबका दामन जलेगा, घर किसी का नहीं बचेगा, और यही सबसे बड़ा खतरा है। असगर खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख करना चाहूंगा। असगर साहब, इसके कानूनी पहलू भी हैं, क्योंकि यह मुद्दा 1948-1949 के समय से चला आ रहा है और लगातार इस पूरे मामले के अंदर कई बार रेजोल्यूशन आए, लेकिन जब रेजोल्यूशन आता है, रेजोल्यूशन को आप अस्वीकार करते हैं, उसके बाद आप मैदान जंग में जाते हैं, मैदान जंग में हार जाते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि यह मामला तो मजहब का है, जमीन का झगड़ा नहीं है, हम इस मामले को सेटल नहीं होने देंगे। किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जो ये कहता हो कि दूसरे देश को या उस सभ्यता को, उस व्यक्ति को वहां रहने का अधिकार ही नहीं है, उसे मिटा देना चाहिए नक्शे से, उससे क्या और कैसे बातचीत हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल सही फरमाया आपने। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जंग, खूंजनी, नफ़रत, इन तमाम चीज़ों के हम ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो इसराइल करे, चाहे वो हमास करे, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और बल्कि मेरा एक ज़ाती मशवरा है दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ कि भाई सब लोगों को एकजुट होकर, कभी भी कोई किसी के आपस में नाराज़गी घरों में, पड़ोसों में, शहरों में, मुल्कों में कहीं भी हो जाती हैं, तो दूसरे लोग उसमें इंटरफेयर करके उसमें सुलह कराते हैं और बर्बाद होने से बचाते हैं। इसका नतीजा वही है जो अभी आपने फरमाया कि अगर सब इस जंग में लगे रहेंगे, कुछ एक के साथ कुछ दूसरे के साथ जाएंगे, तो ये एक दूसरा रुख ले सकती है और दूसरा तरीका इसमें आ सकता है। तो लिहाजा सबकी कोशिश ये होना चाहिए, उसमें हमें चाहिए, हमारा मुल्क बहुत मजबूत है, पूरी दुनिया उसको मानती है, ताकत को भी मानती है, तो हमें भी चाहिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हालांकि अब ऐसा हुआ भी है, कुछ मीडिया के हिस्सों ने पहले कहना शुरू कर दिया था, हम भी मैं आपकी राय जानना बैठते थे। क्या सऊदी अरब ने, बहरीन ने, ओमान ने, यूएई ने हमास की निंदा न करके एक मौका चूक दिया? नहीं, वो मौका नहीं चूका, बल्कि सब लोगों को ये स्टेप तो यूएनओ को लेना चाहिए था। ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो बहुत पहले से कर रहा हूँ। अभी हमारे साथी 2000 साल पहले से बात कर रहे थे, हम तो कह रहे हैं नहीं, आप अभी आ जाइए। 1997-98 से लेके अगर बात करिए तो जो नक्शा 97-98 जैसे ब्रिटेन ने इसमें इंटरफियर करके ये इनको इंटर कराया है, उस वक्त पे जो नक्शा फ़िलिस्तीन का था आज वो इजराइल का है, जो नक्शा इजराइल का था वो आज फ़िलिस्तीन को लाके खड़ा कर दिया। अगर किसी ने उनसे पनाह मांगी थी फ़िलिस्तीन से, मैं आपसे बिल्कुल ईमानदारी से, इम्पार्शल होकर, कोई बायस होने की बात नहीं है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि अगर किसी ने किसी के घर में जाके, मैं आपके घर जाके आपसे पनाह मांगूँ और आप मुझे अपने 5 कमरों में से 1 कमरे में पनाह दे दें, तो क्या मेरा ये उसूल ये कहता है कि मैं आपके सारे कमरे में इंक्रोचमेंट कर लूँ, कब्जा कर लूँ, ट्रेस पासिंग कर लूँ? यही बिल्कुल हुआ है। मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है घर को लेकर, यही हुआ है इजराइल और फ़िलिस्तीन के साथ। और इन्होंने सिर्फ ऐसे नहीं बल्कि जुल्म कर करके, ये तो आज की बात है, चाहे वो हमास ने किया या किसी ने भी किया, जो ये अटैक तो कितने सालों से कर रहा है। साहब, इसमें तो कहानी फिर इतनी उलझती जाती है कि जितना पीछे जाएंगे, किसने किसको किसके घर से कब निकाला था, ये इतिहास की घड़ी अगर पीछे घुमाएंगे तो फिर बहुत पीछे तक जाती है, क्योंकि इसके अंदर फिर रोमन्स भी आते हैं, बाइजेंटाइन एम्पायर भी आता है, ऑटोमन साम्राज्य भी आता है, ब्रिटिश एम्पायर भी आता है, सब आ जाते हैं इसके अंदर। यस,
यस, यही बात जो आपने अब कही, यही मैं कहने जा रहा हूं कि अगर हम अपने मुल्क की तरफ देखें और हम ये कह कि जैसे अब ये भी कर्नल साहब ने कहा कि वो 2000 पहले साल उनकी जमीन थी और आज वो अपनी जमीन पे वापस लौट के आए, कल ये जमीन उन्होंने कब्जा असगर साहब, मैं तो वकील की तरह आपसे पूछ रहा हूं, ये मुद्दा मजहब का नहीं है, ये मुद्दा जमीन का मुद्दा है, जैसा आप कह रहे हैं। ये तो लैंड डिस्प्यूट हुआ, तो लैंड डिस्प्यूट को मजहब का डिस्प्यूट क्यों बनाया जा रहा है? क्यों ईरान ये कह रहा है कि अगर ये हमले नहीं रुके तो फिर इस्लामिक वर्ल्ड को रोकना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, ये इसको मजहब से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि हर उस चीज को जो इजराइल का आतंकवाद है उसको मजहब से नहीं, इंसानियत से जोड़ के देखना चाहिए कि इनको कैसे, इंसानों को कैसे इंसान बनाया जाए, इन लोगों को इंसानियत में कैसे, इनके कदमों को इंसानियत में कैसे बदला जाए। मैं खुद आपसे कह रहा हूं, हम ये तो हमारे मीडिया ने भी किया कि इससे पहले हर चीज को, हर कदम। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास में। मोहम्मद अतीक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख करना चाहूंगा, उनकी भी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अतीक साहब, दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो मुस्लिम आबादी है वो भारत के अंदर रहती है। अल अक्सा जैसी जगह का नाम हमास के हमले के लिए इस्तेमाल किया जाना, ये कहां तक जायज है? क्या आप नहीं सोचते कि इसकी निंदा की जानी चाहिए? और किसी भी सूरत के अंदर जो हमास ने किया वो बिल्कुल निंदनीय है। देखिए प्रणय जी, मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि हिंसा किसी भी तरह की हो अप्रिशिएट नहीं की जा सकती, चाहे वो भारत में गुजरात दंगे हों, चाहे कहीं और भी हों, कहीं भी दंगा हो, कहीं भी फसाद हो, कहीं भी मारकाट हो, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। दूसरे ये कि भारत का जो रुख रहा है हमेशा मजलूमों के साथ रहा है, जालिम के साथ तो कभी खड़ा ही नहीं रहा। और देखिए अभी भारत ने क्या करा, अतीक साहब, के सिन्हा साहब सब कह रहे हैं कि हमास का भी नाम ले लीजिए। आप गुजरात का नाम ले लिए, अतीक साहब हमास का भी ले लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? हमास कह दीजिए कि हमास ने जो किया 7 तारीख को गलत किया, ऐसे कह दे ना आप जरा, तो फिर मान जाएंगे कि आप हिंसा और अहिंसा की डेफिनेशन दे रहे हैं। सिन्हा साहब, आप रोक नहीं रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, एक वर्ड कह रहा हूं, मेरी गुजारिश है, आप जागरूक हैं और हाथ जोड़कर गुजारिश है, आपने मसीहा बनाना कि आपने हिंसा अहिंसा की बात कही, अतीक साहब कह देना, एक वर्ड मैं बोल रहा हूं, इसमें जोड़ दीजिए एक वर्ड। हमास ने 7 तारीख को जो किया वो ठीक नहीं किया, मेरे आपसे गुजारिश है। अरे भाई, आपको सुन रहे हैं लोग, आप गुजारिश और भारत में बहुत लोग रहते हैं मुस्लिम। खान साहब कह दें, खान साहब कह देना, खान साहब आप कह दीजिए, प्लीज जी आप कह दीजिए ना। मैं हाथ जोड़कर आपको कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए, तो आप शांति के लिए बोले ना। 7 तारीख को आप शांति की पुजारी हैं, अरे शांति के यदि पुजारी हैं तो मेरी एक गुजारिश है आपसे, प्रोड्यूसर पीछे से अतीक साहब, एक वर्ड का तो आप गुजरात का नाम लेते हैं, तो आप घबराएं नहीं। पता है कि मैं जो बात कहने वाला हूं वो दुखने वाली है। खान साहब, दोनों मिलकर कह देना एक बार कि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, 7 तारीख को किया। जरा सुन लेते हैं, अतीक साहब जोड़ने जा रहे हैं, हमास का नाम जोड़ने जा रहे हैं। हाँ अतीक साहब, जोड़ दीजिए जरा, आप उस लिस्ट के अंदर जो जोड़ रहे थे उसमें हमास का नाम जोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए इसकी बात में। 6 टन जो मदद भेजी और 32 टन राहत सामग्री भेजी है वो अप्रिशिएटेबल है, उसको मैं सलाम करता हूं। हमास की बात कर रहा हूं, के साथ खड़ा हुआ है, लिहाजा वो तो गाजा के नागरिकों को गई है, वो हमास नहीं है। आप हमास की बात करें ना। भारत जो है कभी सामंतवादी नीति पे नहीं चलेगा, भारत कभी सामंतवादी नीति पे नहीं चलेगा। इजराइल ने सामंतवादी नीति दिखाते हुए गुजरात को तो हिंसा बोलते हैं, लिहाजा दीपक वोरा साहब जो कह रहे थे हमास को नहीं बोलते। अगर दीपक वोरा साहब का मौका मिले तो वो चाइना के साथ खड़े हो जाएंगे। चाइना क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश तक, हम नहीं देने वाले अपनी एक देश की एक। ये मुद्दा कहीं और चला गया। आप हमास का नाम जोड़ने जा रहे हैं ना, अतीक साहब साथ नहीं खड़े हैं। भारत, आप तो हमास का खंडन कर रहे हैं ना, आप हमास की निंदा करते हैं ना। फलस्तीन पे कब्जा किया, हमास ने जो किया आप उसकी निंदा करते हैं। मोहम्मद अतीक साहब इसकी निंदा करते हैं, कहते हैं कि फिलिस्तीन के नाम पर फिलिस्तीनियों से दगा की है हमास ने, वो करना पड़ेगा। इस तरीके की हिंसा की घटना को अंजाम देके फिलिस्तीन का कॉज पीछे चला गया है। क्या आप मानते हैं अतीक साहब? तो कह दे कि कब्जा करने वाली नीतियां सही है। आप सुनने को तैयार नहीं है। को कब्जा किया है तो बता दे, क्या चाइना जो हमारे जमीन पे कब्जा कर रहा है वो भी सही है? बता दे वोरा साहब कि सामंतवादी नीति को अप्रिशिएट करते हैं। सामंतवादी नीति नहीं चलेगी। अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे कब्जा करता है उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। वो आजादी की लड़ाई है और वो आजादी की लड़ाई हर तरह से जायज है। आजादी की लड़ाई को आप कंडेम नहीं कर सकते, आप नहीं कंडेम कर सकते आजादी की लड़ाई को। किसकी आजादी की लड़ाई? हमारे मुल्क पे
अरे हमारे मुल्क की बात ही नहीं हो रही, हम तो फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, हम तो हमास की बात कर रहे हैं। आप इतना सा था अतीक साहब कि आप हमास का नाम जोड़ दीजिए। मेरा एक गुजारिश है मोहम्मद अतीक साहब, सुन लेना, मैं आप इतना कह दें केवल 7 तारीख को जो हमास ने किया गलत किया, 8 तारीख के बाद आप खड़े हो जाइए। आपको क्या दिक्कत है अतीक साहब? आपकी तो कोई राजनीति इसमें आड़े भी नहीं आ रही। हमास की निंदा करने में हमास ने जो किया, मासूमों का कत्ल किया, गलत किया, कत्ल कर दिया नहीं है ना यहाँ हिंदुस्तान में, 1005 लोगों को कत्ल कर दिया, 200 बंधक बना के ले गए। अस्पताल के ऊपर एक कह दीजिए ना, केवल 7 तारीख को उसने ठीक नहीं किया, उसके बाद आप खड़े हो जाइए, मैं मान जाऊंगा, फिर मैं डिबेट करूंगा आपके साथ, खुल के कब्जा कर लेना। अच्छा चलिए, असगर साहब कुछ कहना चाहते हैं। असगर साहब आप जोड़िए जरा। कर देना, ये आतंकवादी कृत है, इजराइल आतंकवादी है। जी आइए असगर साहब। आपके सवाल का जवाब, जी मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं और दूंगा। पहले सिन्हा साहब ये कहें, जिनका ये सवाल था, ये सवाल आपका नहीं सिन्हा साहब का था, वो ये कहें कि वो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, इसराइल के साथ। इसराइल आतंकवादी है या नहीं है? कल तक हमारा झगड़ा था कि हमारा मुल्क और हमारे प्राइम मिनिस्टर जिसको सही कह रहे हैं उसको सही कहो, जिसको गलत कह रहे हैं उसको गलत कहो। आज तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी फिलिस्तीन को सही कह रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, मदद के लिए भेज रहे हैं, सब कुछ सही है। तो आज तो प्रधानमंत्री भारत के लोग ना तो ये ना फिलिस्तीनियों को बांटते हैं ना आतंकवादियों के एतबार बटा। आतंकवादी जब वो आतंकवादी करता है तो वहां के इजराइल के लोगों के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन का मुद्दा अलग है। यासर अराफात यहाँ आते रहे हैं, उन्होंने खुद इजराइल के साथ, आपको बोरा साहब ने बताया कि किस तरह से जौल हक, आप कहें ना जौल हक ने ब्लैक सितंबर जो किया था, जो उन्होंने जुलाई 1970 से लेकर के सितंबर से लेकर के जुलाई 71 तक किया, 25,000 फिलिस्तीनियों को मारा। आप कहिए वो गलत था, वो कहिए गलत था, आप कहे ना गलत कहे उसको। ब्लैक सितंबर वाज अ ब्लैक डे, ये कह दीजिए। कहां फिलिस्तीनियों के साथ खड़े दिखते हैं? साहब आप तो कानून के जानकार हैं, कानून के अंदर किसी भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर कानून के तहत इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। सिन्हा साहब कह देना कि वो ब्रिगेडियर, यही बोरा साहब ने आपको याद दिलाया कि वही ब्रिगेडियर जाके पाकिस्तान में जाकर के 90 के दशक में पूरा का पूरा कश्मीरी पंडितों को उसी तरह मारा जिस तरह से वहां पर हुआ था कत्लो गारत, वही कत्लो गारत किया है। आप सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? और ये देश की जनता और खास करके हमारे जो मुस्लिम ब्रदर हैं जो फेंस सिटर हैं, उनको समझना चाहिए, वो समझते ही बात करते हैं। आप रेड क्लाइ मत कीजिए इस्लाम को प्लीज। वहां प्रस्ताव आता है, गिर जाता है, वहां प्रस्ताव आता है, गिर जाता है। हमारे फौज के अंदर में ब्रिगेडियर उस्मान ऐसे लोग पैदा हुए हैं। आपके सवाल के जवाब आज के दिन में आप अरे साहब आप क्या बातें कर रहे हैं? आप उनकी क्यों नहीं बातें करते? आप क्यों नहीं बोलते? ये आपको तो मैं गुजारिश करता हूं, 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया, एक दिन के लिए आप बोल दीजिए गलत किया, उसके आगे आप जो बोलेंगे मैं मानूंगा। अच्छा जनरल सिन्हा, असगर साहब और अतीक साहब, मैं चाहूंगा कि एम्बेसडर वोरा आए। एम्बेसडर वोरा जरा भारत की फॉरेन पॉलिसी बता दीजिए, इजराइल फिलिस्तीन का जो पूरा मामला है, क्योंकि सबको जरा ऐसा लग रहा है कि इसमें मामले में कंफ्यूजन है, भारत ने अपना कोई स्टैंड चेंज किया है। भारत का इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर और जो प्रतिक्रिया हमास की 7 अक्टूबर की घटना के बाद आई, उसमें क्या कोई फॉरेन पॉलिसी चेंज है? आप कहिए कि वो इजराइल जो बरसों से आतंकवाद फैला रहा है, आप उसके साथ खड़े हैं। एम्बेसडर वोरा, ये कह दीजिए, फिर हम आपके सवाल का जवाब दें। असगर साहब एक मिनट सुन लीजिए, विदेश नीति का मामला है, जरा विदेश मंत्रालय में काम कर चुके उन तमाम अधिकारियों से जरा सुन लेते हैं ना कि एम्बेसडर वोरा कैसे डिफाइन करते हैं। क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंज हुआ है एम्बेसडर वोरा, इजराइल फिलिस्तीन के मामले को लेकर और खासतौर पर 7 अक्टूबर की घटना को लेकर, जिसे भारत ने आतंकवाद कहा है? मैं आपको जवाब दे देता हूँ। एक तो मेरी गुजारिश है, जो हमारे मेहमान हैं सर, पर्सनल अटैक मत करिएगा, हम लोग नहीं करते हैं सर। और जो जनरल सिन्हा साहब है सर, ही इज़ वन ऑफ अ वेरी हाईली डेकोरेटेड सोल्जर सर, बहुत जंग लड़ी है भारत के लिए। हम तो सलामती के लिए ऐसे सोल्जर्स की दुआ करते हैं सर। प्लीज डोंट बिकम सर, एक मिनट सर, आप खामोश हो जाइए, मैं नहीं बोल, मैं सर कुछ नहीं, आप खामोश हो जाइए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, सुन तो लीजिए, हम फॉरेन पॉलिसी पे किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, हम वो जो वर्ड्स कहे गए हैं, जो शब्द भारत विदेश मंत्रालय ने कहे हैं, उसका डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
1947 से पहले नहीं जाते। कौन हकदार था उस टेरिटरी का? 47 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रेजोल्यूशन है 181 कि इसको पार्टीशन किया जाए। इधर पैलेस्टाइन के लोग रहेंगे, इस इलाके में इजराइल के लोग रहेंगे। इजराइल के लोगों ने, यहूदियों ने उसे स्वीकार किया, पैलेस्टीनियन ने नहीं स्वीकार किया। फिर क्या हुआ सर? 48 में 5 अरब देशों ने मिलकर इजराइल को मिटाने की कोशिश की। इजराइल ने जम के अपनी डिफेंस की और मई 1947 में अपने आप को उन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित किया। हम पहले 5 या 10 देशों में थे जिन्होंने मान्यता दी। उसको हथियार किसने दिए? उसको लड़ाए 5 मुल्क, इतने बड़े मुल्क कैसे? सर व्हाई डोंट यू कीप क्वाइट सर? तहजीब जानते हैं आप सर, आपके मजहब में तो बहुत तहजीब। नो 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 नो, आप गलत बयानी नहीं कर सकते। आप होंगे आप गलत बयानी नहीं कर सकते। सर कैन यू कट ऑफ हिज माइक? उनको ताकत किसने दी? उनको ताकत किसने दी? आप ये बताएं ना। अतीक साहब सुन तो लीजिए ना, ये तो तथ्य की बात है। बंद कर दीजिए सर। तथ्य की बात है कि 5 अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया था उस यूएन रेजोल्यूशन के बाद में। जब आप जंग शुरू करते हैं तो जंग का नतीजा क्या होगा ये आप डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। ये हर जगह होता है। जी एम्बेसडर वोरा, आप अपनी बात जल्दी से जरा कंप्लीट करें। ये नतीजा ये हुआ कि नतीजा ये हुआ कि इजराइल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। हमने उसका समर्थन नहीं किया था, हमने रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया, लेकिन जब वो इंडिपेंडेंट हो गए हमने उनको रिकॉग्नाइज किया। भले ही हमारे ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत देर तक 1990 तक नहीं रहे। शुरू से हम 2 स्टेट पॉलिसी के हक में रहे हैं, हम मदद देते रहे हैं। 1970s में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी PLO ने एक दफ्तर खोला दिल्ली में, हमने वहां पर रमाला में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला, तो हमने पूरी मान्यता दी है, मदद करते रहे। अब वही किया है। ये कौन कह रहा है कि हमने रवैया बदला? हमने आतंक को कंडेम किया है, हमने पैलेस्टीनियंस को कंडेम नहीं किया। और मदद हम आतंकियों को नहीं दे रहे, हम पैलेस्टीनियंस को दे रहे हैं। सुन लिया आपने अतीक साहब। देखिए, आतंक के घाव भारत ने भी खूब झेले हैं। भारत में आतंक के जितने नुकसान हुए हैं, भारत का हर व्यक्ति आतंक से दूर रहना चाहता है और उसकी निंदा करता है। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपको भी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल हम सब कह रहे हैं कि इजराइल आतंकवादी, हम तो उसकी निंदा करते हैं। हम तो कह रहे हैं ना, हमास आतंकी नहीं है। आतंक फैलाता रहा है, इजराइल आतंकी नहीं करता रहा है। हमास आतंकी है या नहीं है? 70 सालों से हमास आतंकी है या नहीं है? ये तो करता ही रहा है। और फलस्तीन के लोग हो गए ना का शिकार होते रहे। बात ही नहीं होगी। हम तो कह रहे हैं हर तरह की हिंसा जो है जायज नहीं है, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। और हमास के लिए जो आप बात कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन से कहिए ना। यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव आता है, गिर जाता है। आप बताएं, यूनाइटेड नेशन तो कहे ना सबसे पहले। कहीं ना कहीं भारत सरकार तो कह नहीं रही है, आप यूनाइटेड नेशन से कहिए ना। वो क्यों नहीं कह रहा है? नहीं, मैं तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल मेरे साथ बैठे हुए नहीं है, मेरे साथ तो बैठे हुए आप हैं। यहाँ पे बाकी सारे लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि हमास ने जो किया वो आतंकी घटना है, उसमें मासूमों को निशाना बनाया गया, वो गलत है, नहीं होना चाहिए। और उसका जो नुकसान है वो फिलिस्तीन के लोग भुगत रहे हैं। हिंसा जायज नहीं है, कान अगर नहीं साफ हिंसा जायज नहीं है, मैं तो कह रहा हूं ना। हिंसा तो फिर हिंसा अगर जायज नहीं है तो क्या ईरान का यह कहना, हिजबुल्लाह का यह कहना कि उसके बाद मुसलमानों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, ये इजराइल को रोका जाना चाहिए, नहीं तो इसके अंजाम बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे, जंग में सब कूद पड़ेंगे, ये किस तरीके के बयान है? आप इसको भी गलत मानते हैं ना? नहीं, इसमें गलत क्या है साहब? इसमें क्या गलत है? अगर वो उनका मसला तो यही है ना कि जंग नहीं होनी चाहिए, खूनजनी नहीं होना चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली उनके कहने का मतलब तो यही है ना। तो इसमें क्या गलत है कि भाई इसको किसी ने तरीके से टेबल टॉक करके, प्रेशर में लेके, समझाकर, बताकर, ताकत दिखाकर इस जुल्म को रोक दिया जाए, आतंकवाद को रोक दिया जाए। जो इजराइल एक लंबे अरसे से आतंकवाद फैला रहा है, एक बरसों से फिलिस्तीन के ऊपर, उसको रोक दिया जाए। तो अगर कोई ये कहता भी है कि भाई इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, तो ये गलत कहाँ से? ये तो ठीक है भाई, नताइज तो उसके वैसे भी अच्छे नहीं होंगे अगर सब आपस में लड़ते रहेंगे। असगर साहब, नताइज तो तभी खराब होने लगे थे ना। देखिए आप देखिए, फिलिस्तीन के मुद्दे की फिक्र क्या किसी को है? फिलिस्तीन के मुद्दे की क्या फिक्र किसी को है? जो OIC बना, उस OIC की का गठन इसी मुद्दे को लेकर हुआ था। उस OIC की बैठक के अंदर 56 देश इस बात पे तो रजामंद हो ना पाए कि इजराइल के लिए तेल बंद किया जाए या इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म किए जाएं। वो सारे देश जो इजराइल से संबंध सामान्य करके कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रहे थे, आज फिलिस्तीन के मुद्दे के ऊपर चिंता जरूर कर रहे होंगे, लेकिन फिलिस्तीन के मुद्दे को सुलझाने के लिए किसी ने क्या कुछ किया?
असगर साहब चाहिए इस बात को तो हमेशा हमने शुरू से सारे पैनलिस्ट इस बात को बिल्कुल कंडम शायद करेंगे कि हम सबको मिलकर, हम तो दुनिया के सारे मुल्कों की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी मैंने ये बात रखी थी कि हमें इस बात को चाहे टेबल टॉक करें, चाहे लोगों को प्रेशर एक्सर्ट करें, लेकिन ये किसी ना किसी तरीके से इस बर्बादी को बचाया जाए और जुल्म को नहीं बढ़ावा दिया जाए। यहाँ हो क्या रहा है कि किसी ना किसी तरीके से अपनी शान बढ़ाने के लिए लोग जुल्म को बढ़ावा दे देते हैं, इजराइल जैसे मुल्क के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। अब ये इतने लंबे अरसे के बाद अब ये बात आई है, हमारी सरकार ने भी कहा, हम सबको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि फ़िलिस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, हम उनकी मदद करेंगे, उनको सामग्री भेजेंगे और उनकी मदद की भी। ये बहुत अच्छी बात है, हम अपनी सरकार को सलूट करते हैं, सलाम करते हैं इस बात के लिए, उन्होंने इंसाफ की बात करी है। और ख़ासकर जो लोग, अब आप अगर हमास की बात करते हैं तो जो लोग कर रहे हैं हमास की बात सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले वो ये तो बताएं कि वो किसके साथ खड़े हैं, वो जालिम के साथ खड़े हैं या मजलूम के साथ खड़े हैं, एक आतंकवादी के साथ खड़े हैं या किसी इंसान के साथ खड़े हैं। पहले इस बात को तो क्लियर करें ना। इसराइल ने जो जुल्म किया है परसों से, ये आज से बात नहीं हो रही है, खुद सब एडमिट कर रहे हैं। अभी कैप्टन साहब ने भी एडमिट किया इस बात को कि जिस छोटी सी जगह पे वो आए थे, अब चाहे वो जैसे भी आए थे, उनको पनाह तो फिलिस्तीन ने दी थी ना, किसी और ने तो नहीं दी थी, फिलिस्तीन ने दिया, उनका अपनी ताकत के बुल पे सब छीनते चले गए। तो ये जुल्म नहीं हुआ। और आज भी ये आपका डेटा है, मेरा नहीं है। 1,13,000 लोग जो मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, उनको वहाँ पे वो कैद किए हुए हैं और उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अब से नहीं, बरसों से ये जुल्म होता चला आ रहा है। तो क्या हम उस जुल्म को कंडेम नहीं करना चाहिए? हम कभी भी किसी भी आतंकवाद के हमले या उसके इरादे के साथ नहीं खड़े हैं, चाहे दुनिया में कहीं भी हो। हम अपने मुल्क में इस बात को बार बार कहते हैं जनरल सिन्हा, गलत है, गलत है, मैं आपका रुख करना चाहूंगा इस पूरे मामले के अंदर। ये लैंड डिस्प्यूट है, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, या ये धर्म युद्ध है? क्योंकि धर्मयुद्ध बनाने की जो कोशिश की जा रही है, सबसे बड़ा खतरा उसी चीज को लेकर है, क्योंकि अगर ये धर्मयुद्ध है तो फिर तो धर्म के नाम के ऊपर ये लड़ाई लड़ी जाएगी और फिर तो इसका दायरा कहीं भी जा सकता है। देखिए, ये प्योरली एकदम से ये गैल्वनाइज करना चाहते हैं, धर्म युद्ध ही करना चाहते हैं, उसमें टेरिटोरियल चीज़ों को लाना चाहते हैं। और देखिए क्या है फ़लस्तीन का डिफाइन आप करते हैं तो जॉर्डन रिवर से लेके मेडिटेरियन का ईस्ट कोस्ट को हम फ़लस्तीन कहते हैं। ओ ग्रीक फिलोसफर ने उनका नाम दिया था। फ़लस्तीन कोई नहीं है, ये बाहर से आए हुए लोग हैं। अल अस्का मॉस्क, ये सबको पता है, यहाँ पर बैठे हुए दो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स बैठे हैं। देखिए, मक्का मदीना के बाद तो ये जो फ़लस्तीना नाम है, ये फ़लस्तीना नाम भी रोमन नाम है। जी हाँ, ये इस्लामिक नाम नहीं है। और देखिए, आप जब हम अल अक्सा मॉस्क को बढ़ा देते हैं, और ये अरब का है, मेरा नहीं कहना है, ये सऊदी अरेबिया के पूरे जाइए ना, कि वो कहते हैं मक्का मदीना ये हमारी मुक़द्दस जगह है, वो हमारा नंबर 1 2 है। ये जो अल अक्सा मॉस्क है, जो कि 60 साल बाद मोहम्मद साहब कभी विजिट ही नहीं किए, तो ये कहना कि हमारी सबसे मुक़द्दस जगह है ये, फिर कहते हैं कि नहीं तीसरी जगह है, वो उनका कहना है कि ये तो है ही नहीं। अल अस्का मॉस्क जहां पर ये बोलते हैं वहां है ही नहीं, ये तो वहां से 60 किलोमीटर दूर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जाके पढ़िए ना, ये नहीं पढ़ना चाहेंगे, ये चिल्लाएंगे, जोर से बोलेंगे। तो आज के दिन में जो बात नहीं है। अरे साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा के कुछ कहना चाहते हैं साहब? मैं चाहूंगा कि आप इस मामले में इतना स्पष्ट कर दीजिए कि ये मजहब का मामला आपको लगता है कि मजहब का मामला है या ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है? फिलिस्तीनियों की जगह पर अगर इजराइल आए, इन दोनों के बीच में जो जमीन का मसला है वो सॉल्व होना चाहिए, मजहब को नहीं लाना चाहिए। बताऊंगा जी, ये आपके साथ भी हुआ है, हमारे देश के अंदर भी हुआ। आज क्यों लोग, ये सब हमारे जो बैठे हैं चैनल में, हमारे ही लोग थे ना, आज वो बट गए हैं और इसी के ऊपर में बंटवारा कर गए, हिंदू मुसलमान। ये बताइए कि हमारे देश के ऊपर में ऐसे ही सेटलर्स थे ना, ये सारे जो आए, पहले आतंकवाद किया, फिर सेटल्ड हुए, और आपके ही देश में आज उतनी बड़ी बातें करते हैं। सब एग्जैक्टली सेम थिंग है। आज तो ये कहते हैं ना, किसने कराया भी वही है, आपका ब्रिटेन भी इसमें हाथ है, दोनों को बांट देना। पहले ये कहा जा रहा था, हम लोग अपनी सर्विस में क्या किया होगा। अरे साहब सुने ना, मैं नहीं बोला, मैं चुप करके बैठा था। अभी मेरे को बारी दी गई है तो मैं बोल रहा हूँ। आसमान की तरफ को मुंह करके नहीं बुलवाना चाहिए। आप बुलवा लीजिए, आप बताएं। तरफ मुंह करके नहीं देखिए, आप 100 बार भी झूठ बोलेंगे ना, सच्चाई नहीं छिप सकती इन बनावट असूल से।
आप नहीं कह सकते हिंसा हिंसा हिंसा। मैं तो आपसे एक गुजारिश किया कि 7 अक्टूबर में जो हुआ, जो कत्ल गारत हुई, उसको आप कह दीजिए वो हिंसा था और हम उसके साथ। अच्छा असगर साहब, मैं तो कानूनी पहलू की बात करता हूं। असगर साहब, मैं मोहम्मद अतीक साहब से बात करना चाहता था, लेकिन आपने ऐसा मुद्दा उठाया तो मैं पहले आपकी टिप्पणी ले लेता हूं। आप जरा मुझे कानूनी तौर पर यह बता दीजिए कि क्या लेबनान के, इराक के, ईरान के, बाकी जो नजदीक के मुल्क हैं, इजिप्ट के, वो पहले भी ये काम करके देख चुके हैं? तमाम मुल्क इसमें जैसे जैसे शामिल हुए, इस लड़ाई का नतीजा कुछ और रहा है और इतिहास बताता है कि फायदा इजराइल को ही हुआ है। अब एक बार फिर अगर इस लड़ाई का दायरा बढ़ाया जाएगा तो क्या आपको लगता नहीं है कि इस मामले में एक बार फिर वो जो फिलिस्तीनी पिस रहे हैं, जिनकी फिक्र आप भी कर रहे हैं, भारत में भी लोग कर रहे हैं, उनके लिए मदद भेजी जा रही है, उन्हीं को नुकसान सबसे ज्यादा होगा? देखिए सर, मैं इसका जवाब तो पहले दे ही चुका हूं, अलग है, क्योंकि हम तो बिल्कुल इसके खिलाफ हैं कि इसका दायरा बढ़ना चाहिए। मैं तो शुरू से मैंने बात ही यहीं से शुरू की। बिल्कुल, तो मैं यही कह रहा हूं ना, तो फिर ये धर्मयुद्ध नहीं है, इसको धर्मयुद्ध नहीं बताया जाना चाहिए। आप ये मानते हैं खत्म होना चाहिए? हाँ या नाम है? नहीं, ये धर्मयुद्ध नहीं है ना? मैं मानता हूं कि मैं मानता हूं कि धर्मयुद्ध नहीं है, लेकिन चल बस ठीक है। मोहम्मद अतीक साहब, आपकी टिप्पणी नहीं करनी, आप मानते हैं कि ये धर्मयुद्ध नहीं है, इसमें धर्म को नहीं लाया जाना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। जो लोग अपनी लिमिट से बाहर जाके कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। अतीक साहब, आप मुस्कुरा रहे थे बहुत देर से। देखिए प्रणय जी, जब तक जो है इजराइल इसको धर्म युद्ध नहीं बनाएगा, ये धर्म युद्ध नहीं बनेगा। लेकिन इजराइल की नीयत खोटी है। वो बैतुल मुकद्दस को ढा के वहां पर अपना टेंपल माउंट बनाना चाहता है। इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। वो सऊदी अरब, सीरिया, मिस्र पे कब्जा करना चाहता है। आप देख लिए उसका ग्रेटर इजराइल का जो नक्शा है, आप देख लिए। और इजराइल ही इसको धर्म युद्ध बनाएगा। मैं आपको बता दूं, इजराइल और मुस्लिम ममालिक तो बहुत ही अच्छा किरदार अपना रहे हैं। उनको पता है कि अब वो वाली सिचुएशन नहीं है, लड़ाई होगी तो बहुत लंबी लड़ेगी, इसलिए वो शांति का संदेश दे रहे हैं। आप ये देखिए, किसी तरफ से पहल नहीं करी जा रही है, क्योंकि वो विश्व में शांति चाहते हैं। मुसलमान विश्व में शांति चाहते हैं, इसलिए मुसलमान मुल्क खामोश बैठे हैं। इतना होने के बावजूद भी वो कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन और मीटिंग्स कर रहे हैं। हिजबुल्लाह को क्यों नहीं रोका जा रहा? और दायरा नहीं बढ़ना चाहिए। लेबनान में हिजबुल्लाह को क्यों नहीं रोका जा रहा? बिल्कुल, हथियार हिजबुल्लाह के पास कहां से आ रहे हैं और हमास के पास भी हथियार कहां से आए? ये बताइए, इजराइल को क्यों नहीं रोका गया? 70 सालों से इजराइल को क्यों नहीं रोका गया? आप ये इसका भी तो जवाब ले लीजिए ना। वो मारता रहता है, काटता रहता है, कत्ल करता रहता है, वो सब उसको क्यों नहीं रोका गया? उसको क्यों मदद दी जा रही है? अमेरिका आके उसको आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया। जरा बताइएगा कि आखिर जब यूएन से डिसाइड हो चुका है, तब उसके बाद आखिर इजराइल क्यों नहीं मान रहा? वो यूएन के जो रेजोल्यूशंस पारित हुए हैं, इजराइल क्यों नहीं मानता उन रेजोल्यूशंस को, और ये मामला सेटल क्यों नहीं होता? भाई डिफाइन हो जाए, 2 स्टेट डिफाइन हो जाए, किसका कितना दायरा है वो एक बार डिफाइन हो जाए, उसके बाद पीसफुली रहें। क्या डिसआर्मामेंट वाली जो मांग है इजराइल की, क्या वो जायज है? वो बिल्कुल जायज़ है सर। क्वेश्चन है, अब जो आपकी डिबेट चल रही थी, मुझे गिव मी 15 सेकंड ध्यान आता है। वो 19वीं शताब्दी के जो बिजली के बल्ब होते थे, 95% गर्मी होती थी और 5% प्रकाश। ये आई डोंट नो, दीज आर 2 कॉलीग्स फ्रॉम द इस्लामिक स्कॉलर्स बड़े कंफ्यूज्ड हैं। इजराइल ने पहली बार जब जंग लड़ा था 48 में अपने बचाव के लिए, 67 में अपने बचाव के लिए, 73 में अपने बचाव के लिए, उसके बाद सॉल्यूशंस आए। और सर ये कहना कि जो यहूदी लोग थे वहाँ गए थे इजराइल की क्रिएशन के बाद, थोड़ा सा इतिहास पढ़ ली सर, आप थोड़ा सा इतिहास पढ़ लीजिएगा सर। पहला जो बाज़ल स्विट्जरलैंड में कन्वेंशन हुआ, एक मिनट सर, 1890 मैं बता दो दूसरा फट करते हैं, बिल्कुल वो ट्यूबलाइट की तरह है, अगर इस्लामिक स्कॉलर जो है बल्ब्स की तरह है। अरे भाई वो इंक्रोचमेंट के लिए था। पर्सनल अटैक बंद कर दें तो मैं कुछ कह सकता हूं सर, इसके लिए नहीं था। देखिए साहब, 18 आप करें तो कहते हैं ना भाई, आप जो कहें तो कह दें, और हम करें तो बस गुजारिश की है साहब। आप तो माने नहीं गुजारिश को ना। आपने तो, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया बल्ब का, आपने कह दिया कि बोरा साहब ही ट्यूब बल्ब है। ये क्या आप कहते हैं हम स्कॉलर हैं, हम बड़े दीन वाले हैं, क्या कैसे बात करें? वो 2 पैनलिस्ट की बात कर रहे हैं और हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। हम यहाँ गालियां सुनने थोड़ी आए हैं किसी की। गाली कौन आपको दे रहा है? गाली किसी ने नहीं दी, और भाषा की मर्यादा का व्यक्ति ध्यान रख रहा है। किसी पैनलिस्ट को ट्यूबलाइट व्यक्तिगत आलोचना, ये मसला ही दूसरे के घर का है। हम तो दूसरे के घर के झगड़े के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और हम इस चिंता के साथ कर रहे हैं कि इसको जो है सबका झगड़ा बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है। ये मुद्दा सुलझेगा ही तब जब ये वहीं तक सीमित रहेगा। आप इसे धर्मयुद्ध का नाम अगर कोई देने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे असगर साहब ने भी कहा कि धर्मयुद्ध को इसको नहीं बनाया जाना चाहिए।
ये हमको बल्ब बता रहे हैं। अरे वो उन्होंने एक ऐसी उपमा हमारे भाई हैं। आप नहीं आप हो सकता है कि कुछ सुनने में दिक्कत हुई हो, ऑडियो थोड़ा तो मैंने भी उपमा दे दी, हो सकती है। मैंने भी उपमा दे दी। अल्लाह अल्लाह खैर से, बात खत्म हो गई, मैंने भी उपमा दे दी। चलिए उपमा और सांबर जो है अच्छा रहे, बना रहे। सांबर खिलाइए नहीं। हाँ, उपमा और सांबर हम खाएं, बहुत सब लोग साथ साथ रहे। गुड जी, सांबर खिलाएं नहीं। बस वो आप अपनी जल्दी से बात कंप्लीट करिएगा, क्योंकि कोई पॉइंट महत्वपूर्ण आप गिनाना चाह रहे थे। मेरा सवाल इसी चीज को लेकर जो असगर साहब ने मुद्दा उठाया कि इजराइल आखिर मानता क्यों नहीं। जब यूएन में रेजोल्यूशन तय हो गया और जब यूएन ने डिसाइड कर दिया, बाउंड्रीज तय कर दी गई, तब फिर इसके बाद मान लेते तो झगड़ा खत्म हो जाता। नहीं सर, इजराइल की स्टेट एज ए स्टेट उसकी रिकॉग्निशन भी तो साथ में चाहिए ना। इनसे कहिएगा, पढ़िएगा वो पूरे रेजोल्यूशन जो है कि देयर हैज टू बी रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल्स राइट टू एग्जिस्ट, और किस प्रकार की हुकूमत होगी वो भी है। इजराइल की सिक्योरिटी की गारंटीज होनी चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं आई हैं ना सर। यू कैन नॉट पार्शली से कि ABCZ तक होता है, मैं सिर्फ ABC लूंगा, बाकी को भूल जाऊंगा। आप पढ़ लीजिए इनको सर। मैं तो कई इस इलाके में रहा हूँ, बहुत ध्यान से पढ़ा। आपसे गुजारिश है सर, आप पढ़िए। आपकी तरफ भी आऊंगा। सवाल इसी चीज को लेकर, जी सवाल इसी चीज को लेकर है कि जब कोई ये मानता हो कि आपको रहने का ही वजूद नहीं है। हमास का तो पूरा रेजोल्यूशन ये कहता है, हमास का जो संगठन का वक्तव्य है वो ये कहता है कि इजराइल को अस्तित्व में रहने का ही हक नहीं है, तो उसके साथ तो कोई बातचीत हो नहीं सकती। फिलिस्तीन का जहां तक मुद्दा है, फिलिस्तीनी एडमिनिस्ट्रेशन, वो फिलिस्तीनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यूएन में रेजोल्यूशन पे भी होते हैं, बात भी होती है। जनरल सिन्हा, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था, देखिए हम इजराइल के ऊपर में डायरेक्ट फिंगर, ये बताइए कि 1965 में ये तो पूरा का पूरा गाजा स्ट्रिप इजराइल ने जीत लिया था। उन्होंने स्वेच्छता से 2005 में अपने स्वेच्छता से 21 सेटलमेंट, 21 सिटीज ये जो इसमें बनाए थे उसको खाली करके निकल गया वहां से। कहा कि आप आइए, रहिए आराम से। उन्होंने तो जमीन दे दी कि किस तहत पे दे दी? क्या उन्होंने कोई डराया गया था? शेरॉन साहब होते थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने दिया। हाँ, उन्होंने दिया कि आप आके रहिए। वहां रहने के वाले आज 23 लाख लोग रहते हैं, 2.3 मिलियन पीपल। उसमें से 30,000 आतंकवादी हमास के लोग हैं, और उनको दूसरे जो फिलिस्तीनी हैं उनको तो हम नहीं कहते ना, मगर उस छोटे से संगठन को, चाहे इंडिया में जो PFI, यदि हम कहते हैं कि भाई वो आतंकवादी संगठन है, तो बहुत लोग तो मानने के लिए तैयार हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन है, जैसे मोहम्मद है, उनको नहीं, वो तो कहते हैं कि नहीं, कोई झंडा फहराने वाला नहीं होगा। आज झंडे फहर रहे हैं ना जम्मू कश्मीर में भारत के। देखिए, वहां से यदि आपके ऊपर में 7 अक्टूबर को उसी जमीन से, जो कि 41 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर बहुत बड़ा जगह होता है, 23 लाख लोग रहते हैं, आपको कहा कि ले लीजिए, आपसे ही उन जगहों से भारत यदि ऐसा करता है, तो आप बताइए ये क्या जस्टिफाइड नहीं है कि उस 30,000 लोगों को, जो कि एक कट्टर है, उसको निकाले? ये बोलना नहीं चाहते कि हमास 7 अक्टूबर को गलत किया, 8 अक्टूबर के बाद आप बदल दीजिए कि बहुत सीधा सा आप ये क्या? मेरे ख्याल से शायद अतीक साहब मान गए थे। अतीक साहब मान लिया था ना आपने कि हमास ने गलत किया 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर का बोलते हैं आप? मेरे ख्याल से मान लिया था उन्होंने कहा, हमास का नाम लिया था 7 अक्टूबर का बोले आप? बोलिए, फंस गए खान साहब। नहीं, अतीक साहब ने कहा था। अब चुप हमास को गलत कहा था उन्होंने। अतीक साहब जरा ये बताइएगा कि ये नकबा है या इंतिफादा है? क्योंकि दूसरा इंतिफादा के बाद ही सारा मामला और बिगड़ा था, और उसके बाद ही हमास अस्तित्व के अंदर आया था। गाजा के अंदर पहले आप जब अरब देश इतने शामिल हुए थे, वो हार गए, उन्होंने कहा ये नकबा है, ये ग्रेट डिप्रेशन है। उसके बाद वापस ये अपराइजिंग का इसको नाम दिया गया। इसमें बाहर के एक्टर्स के शामिल होने से ये मामला बिगड़ा है, आप मानते हैं अतीक साहब? ये फिलिस्तीनियों के हक का मामला है, फिलिस्तीनियों का मामला खराब होगा अगर इसके अंदर बाहर के लोग शामिल होते चले जाएंगे। तो कान बंद कर लिए कि सुनना चाह रहे हैं? आवाज शायद नहीं आ रही है अतीक साहब को। मैं असगर साहब, अगर आप ये सवाल सुन रहे हो, मैं आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा। दोनों की बोलती बंद हो गई साहब। जो उसका एक ये अरे साहब बोलती आपकी बन हुई है। हम फिर आप बोलते हैं तो आप कहते हैं बोलिए मत, नहीं बोलते तो आप कहते हैं जी बोलिए ना, बोलती गलत किया। एक सिंपल सा सच की बोलती कभी बंद नहीं होती। सच की बोलती आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपके सामने हम वैसे भी खामोश रहना चाहते हैं, टेलीविजन में और है, आप पूरी दुनिया आपको सलाम करते हैं।
यही से संदेश, शांति के संदेश वही बोलना चाह रहा हूँ। आप बोल देंगे हो जाएगा। जी असगर साहब अपनी बात कंप्लीट करें, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी बात संदेश हम दे रहे हैं, हम शांति का संदेश दे रहे हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन है जो हमास, वो उसके बिल्कुल वही पोजीशन है। आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से उसको जोड़ के जो नाम दे रहे हैं हमारे सेना साहब वगैरह सब, मैं उस पर इत्तेफाक नहीं रखता, मेरी अपनी सोच है। इनका वही ऑर्गेनाइजेशन है तो बड़ी अच्छी है। आपने अफगानिस्तान में तालिबान को आपने कल सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, लोगों ने कह दिया, सुन लीजिए, आप लीजिए, बोलने में समय नहीं लगा। उनको भी कल उनको टेररिस्ट कह रहे थे, आतंकवादी कह रहे थे, आज उनको आप सरकार कहते हैं। आज आप उनको देखिए, कल ही उनको हरम आना चाहता है, हिजबुल्लाह सब दौड़ना चाहते हैं। आप नहीं चाहते, आईएसआई के फ्लैग मिले हैं 7 अक्टूबर में, और एक जो कैलकुलेट बनाना चाहता है, आप नहीं बोलना 10 सेकंड के लिए तो 10 सेकंड। जी ठीक है असगर साहब अपनी बात कंप्लीट करें। जी सुन, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए कल ये लोग जितने भी लोग हैं, कल तालिबान को भी ये आतंकवादी कहते थे और वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, आज ही उनको सरकार कहते हैं। इसी तरीके से हमास है, कौन कहते हैं, क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया उनके साथ, नहीं कौन कहते हैं? ये जो आपका पैनल, आपका कौन कहते हैं? पैनल, आप लोग भारत ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया तालिबान को, सरकार बैठ के आप अरे भाई ऑफिशियली नहीं किया, आप कहते थे ये आतंकवादी है, आप लोग कहते थे उनको आतंकवाद से जोड़ते थे, आज फिर उनको आप सरकार कहते हैं। इसी तरीके से यही पोजीशन हमास की है, आज आप उनको आतंकवादी कर रहे हैं, कल वो अगर वहां सरकार बना ले तो आप उनको सरकार फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का आप इतिहास देखिए, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, उसके बाद वो फतेह पार्टी बनी, राजनीतिक प्रक्रिया में आई, चुनाव हुए, चुनाव के बाद वो फिलिस्तीन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फतेह पार्टी आई। ये अरे भाई तो ये भी तो इंटर कर रहे थे, आप देखिए ना, आप फिलिस्तीन की साइज को देखिए ना, कि वो शांति का दूत बन जाए। इंटर नहीं कर रहे, हम हमास को बोल देंगे एब्सोल्युटली गुड ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम जो राजनीतिक प्रक्रिया में राजनीतिक प्रक्रिया से आता है वो स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन जो बंदूक के सहारे बॉर्डर सेटल करने की कोशिश करता है उसे कतई स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। सुनिए खान साहब बोल देना कि 200 बंधकों को छोड़ दे, बस इतना बोल दे। हमास से आप इस मंच से ये कह दे कि 200 बंधकों को प्लीज छोड़ दीजिए, हमास प्लीज छोड़ दीजिए। इतना तो आपका लास्ट कमेंट मैं चाहूंगा, अतीक साहब का एक लास्ट कमेंट, क्योंकि वो सवाल सुन नहीं पाए थे उस समय। अतीक साहब, आप ये मानते हैं कि इस मामले के अंदर दूसरों के शामिल होने से ये जो है खराब होगा मामला, इसलिए इसको फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में सेटल हो जाने देना चाहिए? देखिए, इसको सेटल तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर इजराइल जो है फलस्तीनियों को बेफायदे के लिए बेगुनाह फलस्तीनियों को गिरफ्तार ना करता और उनको छोड़ देता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। बात तो यही है, जो फलस्तीनी कह रहे हैं कि हमारे जो कैदी हैं, जो जिनको औरतें हैं, जो बच्चे हैं, जो मर्द हैं, उनको आपने गिरफ्तार किया हुआ है, उन पे आप प्रताड़ना कर रहे हैं, आप उनको छोड़िए। लेकिन जालिम इजराइल उनको छोड़ने को राजी नहीं है, और एक नहीं, दो नहीं, लाखों की तादाद में इजराइल ने ये बहस लंबी है, लेकिन कम से कम यहां पर मैं मानता हूं कि इस मामले को लेकर सबकी सहमति है कि इस जंग का जो दायरा है वो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर इस जंग की आग अगर भड़की और फैली तो इसमें सबके घर जलने का खतरा होगा।